अस्सलामुअलैकुम बेटा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं बेटा? खुश हैं? आज का बेटा लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 13 है। मिसलिनियस शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बच गए थे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा वो है व्हाट इज़ साइलेंट व्हिसल, व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। तो बहुत सिंपल है। whistle which is silent for human but not for dogs, कि ऐसी ये विसल होती है जो इंसान के लिए साइलेंट होती है, यानी इंसानी कान या इंसान उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता, बट नॉट फॉर डॉग्स, मगर कुत्ते उसको सुन लेते हैं। एंड इज़ यूज टू कॉल डॉग्स, और इस विसल के ज़रिए से हम जो है वो कुत्तों को बुलाते हैं। तो इसका नाम है साइलेंट विसल। तो असल बात ये होती है कि जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइलेंट फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साइलेंट विसल इज़ 20,000 हर्ट्ज़ टू 25,000 हर्ट्ज़। और आपको याद होगा हमने अल्ट्रासाउंड में पढ़ा था कि जो ह्यूमन एयर है वो 20,000 हर्ट्ज़ तक सुनता है, मगर ये जो है ये 20,000 हर्ट्ज़ से शुरू होती है और ये 25,000 हर्ट्ज़ तक जाती है। तो इंसानी कान जब ये विसल वो बंदा बजाता है जो कुत्ते को बुलाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। तो इंसानी कान इस आवाज़ को नहीं सुन सकता, मगर क्योंकि कुत्ते की फ्रीक्वेंसी 35,000 हर्ट्ज़ तक होती है, तो कुत्ता जो है इस आवाज़ को बड़ी आसानी से सुन लेता है। तो ये विसल इंसान के लिए क्योंकि साइलेंट होती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया साइलेंट विसल। तो ये बहुत आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कई मरतबा पेपरों में आ चुका है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमिन इट्स लाउडनेस एंड पिच, कि भी क्या चीज़ है जो लाउडनेस डिटरमिन करती है और क्या चीज़ है जो पिच जिससे हम डिटरमिन करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर इसका है लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। याद है आपको लाउडनेस वाले टॉपिक में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था कि लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एरिया, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस वगैरह वगैरह। तो उसमें मेन चीज़ बहरहाल क्या होती है भला? एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। और पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। बहुत आसान क्वेश्चन है, उसका आंसर है। अब यहाँ पर चूँकि ये पहले हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ जो है हम बहुत शार्ट में आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से लाउडनेस के ऊपर व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, ये अभी हमने पढ़ा ऊपर कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड। सो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन लाउडनेस ऑफ साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से लाउडनेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाउडनेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा जब हम जो है वो अपना एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद ये हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। ऑन व्हाट फैक्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड्स। तो ट्यूनिंग फोर्क हमने शुरू का जो लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको दिखाया था ट्यूनिंग फोर्क जो है वाइब्रेट कर रहा था, उसकी आवाज़ कान के साथ लगाने से हम सुनते थे उसकी वाइब्रेशन। तो उसके जो प्रोंग्स थे, 2 प्रोंग्स थे यू शेप में, वो कहता है इसका आंसर है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड्स ऑन द मैस ऑफ इट्स प्रोंग्स। तो उसके जो मैस है ना प्रोंग्स का, कि वो प्रोंग कितने पतले हैं, मोटे हैं, मतलब उनका मैस कितना ज़्यादा है या कितना उनका मैस कम है, तो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। द ग्रेटर द मैस ऑफ प्रोंग्स, अगर उन प्रोंग्स का मैस ज़्यादा हो,
मोटे हों वो प्रोंक्स, तो फिर क्या होगा, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और इसका मतलब क्या होगा, विच मीन्स द लोअर द पिच ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो साफ ज़ाहिर है जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। हाँ बेटा जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है, हाउ एलिफेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम लोग देखते हैं कि जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कई किलोमीटर भी दूर होना, फ़र्ज़ कर लें कि एक एलिफेंट यहाँ पर है और दूसरा एलिफेंट कोई 3-4 किलोमीटर दूर है, तो वो यहाँ वाला हाथी 3-4 किलोमीटर दूर मौजूद हाथी से आराम से बातचीत कर लेता है। तो ऐसा कैसे होता है, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है, पेज नंबर 26 के ऊपर ये मौजूद है। एलिफेंट्स यूज़ लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। तो याद रख लें, ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती है, और जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इसका मतलब होगा कि वेवलेंथ हाई होगी, वेवलेंथ फिर ज़्यादा हो जाती है। ये आप यहाँ पर ये बात समझ लें। फ़र्ज़ कर लें इधर आप लोग देखें कि ये हमारे पास जो है ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, और यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है 1 सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन 1 2 3, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज़ है। ठीक है, अब हम यहीं पर ही यूँ करते हैं कि ये दोबारा से लेते हैं, ये हमारे पास 1 सेकेंड है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आप देखें तो ये एक वेव 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज़ है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है, तो यहाँ पर तमाम बच्चे गौर कर लें कि ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ पर वेवलेंथ है, तो क्रस्ट से क्रस्ट जो फासला होता है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पर भी आप देखें क्रस्ट टू क्रस्ट जो फासला होगा दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। तो अब यहाँ से बात क्लियर हो रही है बेटा कि अगर फ्रीक्वेंसी है कम तो फिर वेवलेंथ ज़्यादा है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर वेवलेंथ कम है। तो यहाँ पर चूँकि वो लो फ्रीक्वेंसी है तो इन दोनों में ये तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ये लो फ्रीक्वेंसी होगी। तो एलिफेंट्स यूज़ लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट विद वन एंड अदर, यानी वो हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करेंगे बल्कि लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो देयर लार्ज एयर्स, एलिफेंट्स के बड़े बड़े कान तो हर किसी ने देखे हुए हैं, देयर लार्ज एयर्स इनेबल दैम, उन्हें काबिल बनाते हैं टू डिटेक्ट दीज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। तो ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को उनके बड़े बड़े कान डिटेक्ट करते हैं, विच हैव रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ। तो साफ ज़ाहिर है ये आपके सामने है, ये वेवलेंथ लॉन्ग है और ये वेवलेंथ शॉर्ट है। तो उसके बाद जी एलिफेंट्स कैन इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट, वो मौसर तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो आपस में बातचीत करते हैं। इन दिस वे इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय मैनी किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, इतने तक जो है ये बड़ी आसानी से वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो इसमें आप मेन बात ये याद रखें कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी होगी लो तो वेवलेंथ होगी हाई ज़्यादा, और अगर फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा तो फिर वेवलेंथ होगी कम, ये बात। और दूसरी बात ये है
कि जो एनर्जी होती है ना, तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये केमिस्ट्री में आपने शायद ये कोई फार्मूला पढ़ा होगा कि E बराबर है H, इसको F बोलते हैं, वैसे वहाँ पर न्यू भी लिखा हुआ था जब हमने पढ़ा था। तो ये H से प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये F से मुराद क्या है भला, फ्रीक्वेंसी है। तो अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। तो यानी यहाँ पर दो बातें मेन हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर फ्रीक्वेंसी है लो तो एनर्जी लो होगी लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी मगर उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ये बातें अपने दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ बैट्स एंड डॉल्फिन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू गेट देयर फूड। कि जो बैट चमगादड़ है इसकी आंखें नहीं होती, डॉल्फिन मछली इसकी भी आंखें नहीं होती। तो वो कहते हैं कि जब इसकी आंखें नहीं हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह खुराक हासिल करने के लिए किस तरह फिर जाती हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। वी यूजुअली एज्यूम, हमारा ख्याल ये है कि जी दैट विजन रिक्वायर लाइट, हम समझते हैं कि देखने के लिए लाइट चाहिए। अब देखो ना, ये बत्तियां यहाँ जल रही हैं, तो अब ये अगर ना हो तो मैं चीज़ों को नहीं देख सकता। तो हमारा ये तसव्वुर है कि चीज़ों को देखने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, और ये तसव्वुर गलत नहीं है, गलत तसव्वुर ठीक है, मगर ये इसके साथ साथ वो कहता है कि बट बोथ बैट्स एंड डॉल्फिन्स हैव द एबिलिटी टू सी यूजिंग साउंड वेव्स। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करती हैं। ये दोनों चीज़ें बैट्स और डॉल्फिन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है हाई फ्रीक्वेंसी, जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई एनर्जी भी होगी, ज़्यादा एनर्जी भी होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को यूज़ करके ये जो है वो देखने का काम करती हैं। बल्कि आजकल जो जदीद तहकीक है वो आपकी बुक में लिखी हुई है, इसके बाद आगे पेज नंबर 30 पर आप पढ़ लेंगे कि जो ब्लाइंड इंसान है, ह्यूमन, ऐसा बंदा जो आँखें जिसकी ख़त्म हो गई या पैदाइशी आँखें नहीं हैं, तो उनके आले लगाए जाते हैं और वहाँ पर भी ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करते हैं और इसकी मदद से वो लोग देखते हैं। तो ये यहीं से साइंसदानों को जो है ख्याल पड़ा कि जी बैट्स बग़ैर आँखों के देख रही है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रही है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एक अगले क्वेश्चन में ये बात आ भी रही है। तो डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट स्पीशीज़, कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लिखनी है। तो ह्यूमन बीइंग कैन हेयर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 20,000 हर्ट्ज़, कि इंसान जो है 20,000 हर्ट्ज़ तक आवाज़ सुन लेता है। कैट्स, बिल्लियाँ कैन हेयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 25,000, तो इंसान से ज़्यादा बिल्ली सुन लेती है। और उसके बाद फिर आप आगे चलें तो यहाँ पर डॉग्स कैन हेयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 35,000 हर्ट्ज़, तो कुत्ते बिल्लियों से भी ज़्यादा सुन लेते हैं 35,000 हर्ट्ज़ तक। ये 25,000 हर्ट्ज़ था, इंसान 20,000 हर्ट्ज़ है और ये 35 है। माइस, चूहिया वगैरह कैन हेयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 1 लाख हर्ट्ज़, 1 लाख हर्ट्ज़ तक चूहिया जो आवाज़ें हैं वो सुन लेती है। बैट्स कैन हेयर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 1,20,000। चमगादड़, यही बात यहाँ पर चल रही थी, जो बैट्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी देख लें 1,20,000 हर्ट्ज़ तक ये सुन लेती हैं। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को ये देखने के लिए भी यूज़ कर लेती हैं, अगरचे
चमगादड़ की आंखें नहीं होती। बहरहाल ये चीज़ है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये अगला जो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक बात करता हूँ। तो व्हाट आर फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव के लिए कौन से फैक्टर्स चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, कि आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाए उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ सोर्स ऑफ साउंड, कि जहाँ से आवाज़ निकल रही है वो सोर्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो मीडियम होना चाहिए, चाहे वो हवा हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो। तो बहरहाल यानी लिक्विड, सॉलिड, गैस जो है ना वो मीडियम होना चाहिए। उसके बाद जी हेयरिंग बॉडी, सुनने वाला कान भी होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो एक बात यह है कि सोर्स हो, फिर मीडियम हो, सुनने वाला कान हो, तो फिर जो है ये हम कहते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव के लिए ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो बेटा मैं एक बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी एक सोच है, मुमकिन है कहाँ तक ये सही है या गलत है। तो एक दिन बैठा मैं सोच रहा था कि एक हदीस शरीफ में आता है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दों को कब्र में अजाब दिया जाता है तो उनकी चीखों पुकार इंसान और जिन नहीं सुन सकते, और इनके अलावा जो बाकी मखलूक है वो सुन लेती है। तो मैं जब इसको सोच रहा था तो मुझे अचानक ख्याल आया कि मुमकिन है जिन इंसानों को कब्र में अजाब दिया जा रहा होता है तो वहाँ पर जो उनकी आवाज़ें होंगी, शायद ऐसा हो सकता है कि उनकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जब उनकी आवाज़ जो है, उनकी चीखों की आवाज़, उनकी दर्दनाक आवाज़ 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो इंसानी कान उनको नहीं सुन पाएगा, और शायद जिन भी उनकी भी जो रेंज होगी वो यही होगी इंसानों वाली, और क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंसानी कान तो उसको नहीं सुन पाएगा। बाकी जो बिल्लियाँ वहाँ मौजूद हैं, जो जानवर वहाँ मौजूद होते हैं कब्रिस्तान के अंदर, परिंदे होते हैं, डंकीज़ वगैरह बाज़ औक़ात वहाँ पर होते हैं, या और भी जानवर, कुत्ते तो अक्सर वहाँ पर कब्रिस्तान में पाए जाते हैं, तो वो कुत्ते के लिए फ्रीक्वेंसी ये है। तो चूहिया भी वहाँ पर होती है। तो मतलब जो भी जितनी मखलूक है ना बाकी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्योंकि ज़्यादा होती है सुनने की, तो इसलिए वो चीखो पुकार जो है वो सुन लेते हैं। तो ये गोया के जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की थी ये उसका जो है वो साइंसी प्रूफ है। तो उसके बाद जो है बेटा ये हमारे जो मिससेलेनियस क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुए। अब इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बच गया है तो मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा, तो फिर आगे देखते हैं। अच्छा बेटा जी, आज के लेक्चर का हमारा आखिरी टॉपिक है MCQs। इस चैप्टर में जो MCQs हैं उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। जब हम पेपर में MCQs लेते हैं ये ऑनलाइन टेस्ट में, तो बच्चे ना ये आंसर लिख देते हैं, लेकिन ये जो 7 ऑप्शंस होते हैं वो बच्चे नहीं लिखते। तो आप लोग जो है बोर्ड में तो खैर ये ऑप्शंस के ऊपर अपना उसको जो है वो फिल करना होता है। तो आप लोग मेन चीज़ है कि ये ऑप्शन ज़रूर लिखा करें, और ये चीज़ भी लिख दें तो अच्छी बात है, और लेकिन यूँ ना करें कि जी ये तो लिखा हुआ हो और ये ना लिखा हुआ हो। इसको लिखना लाजमी है। ये आप चाहें तो साथ लिख दिया करें, ना चाहें तो ना लिखा करें, चाहें तो दोनों लिख दिया करें, लेकिन इनका लिखना बहरहाल ज़रूरी है। इसमें पहला क्वेश्चन है जी बेटा, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मैंने कहा लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव जो है ये ए पार्ट है यहाँ पर। आगे लाइट वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स होती है।
रेडियो वेव भी ट्रांसवर्स होती है, वाटर वेव भी ट्रांसवर्स होती है। तो बहरहाल ये पहला क्वेश्चन, ये आप लोग जो है इसको समझने के लिए बुक साथ अपने खोल के बैठें। अगला क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है इसका एमसीक्यू का दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर, कि सोर्स से तुम्हारे कान तक आवाज़ कैसे पहुंचती है। तो ए पार्ट है बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, के एयर प्रेशर चेंज होता है। ये मैंने शुरू का जो एक पहला या दूसरा लेक्चर था वहाँ मैंने डिटेल से बताया था कि जब ट्यूनिंग फोर्क इधर से उधर जा रहा था तो वो अपने से अगली वाली जो हवा की तहें थी उनको कंप्रेस कर रहा था। तो ये वही बात है बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, कि एयर प्रेशर जो है वो चेंज होता है, कभी बढ़ जाता है कंप्रेशन और कभी कम हो जाता है रेयरफेक्शन। तो ये उसका सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन है जी, विच फार्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। तो साफ ज़ाहिर है साउंड जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत है। तो मैकेनिकल बी पार्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक बिकॉज, कि जो ऊपर खलाबाज जाते हैं अपना स्पेस में, जब आपस में बात करते हैं तो वहाँ पर चूँकि हवा तो होती नहीं है, तो वहाँ पर अगर वो बोलेंगे तो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए फिर वो क्या यूज़ करते हैं, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। तो चूँकि स्पेस में साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती, तो इस वजह से जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा हमारे पास है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, कि भाई ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि लाउडनेस का जो ताल्लुक है ना वो एम्पलीट्यूड के साथ होता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, फॉर नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता ही है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज। ये देख लें, ये फ्रीक्वेंसी पहले 2 हर्ट्ज है, फिर बाद में हमने उसको इंक्रीज कर दिया 5 हर्ट्ज कर दिया। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड 2 वाइब्रेशंस हैं, तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड 5 वाइब्रेशंस हैं, तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी जब कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से टाइम पीरियड भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा और वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो नंबर 1 ऑप्शन आपकी बुक में वेवलेंथ दिया हुआ है, नंबर 2 आपकी बुक में टाइम पीरियड दिया हुआ है, नंबर 3 आपकी बुक में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है। तो इस तरह इसका हमारा सही आंसर जो है वो सी पार्ट है, 1 और 2 ओनली। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर बेटा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम रिव्यू क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।